हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगला टॉपिक है परासरण दाब, ऑटोमेटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है, राइट। परासरण दाब के बारे में कैसे जानेंगे, क्या होता है मैटर, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आइए बच्चों। ऑटोमेटिक प्रेशर किसी विलयन का परासरण दाब आखिर होता क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। परासरण का मतलब आप समझ ही गए हैं, विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा एक विलयन से दूसरे विलयन में जाने की प्रक्रिया जो होता है वही आपका क्या होता है, परासरण होता है, राइट। अब परासरण दाब क्या होता है, अब उसमें प्रेशर आ गया। तो देखो, किसी भी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक विलयन से दूसरे विलयन में जाने पर जो एक प्रकार का दोनों विलयनों से एक बाह्य आपका दाब लगता है वही आपका परासरण दाब होता है, राइट। शाब्दिक भाषा में हम क्या कह सकते हैं, देखिए, किसी विलयन का परासरण दाब वह दाब होता है, किसी विलयन का परासरण दाब वह दाब होता है जो एक ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न साम्यावस्था, जो एक ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी विलयन पर उपस्थित ध्रुवस्थैतिक दाब होता है जो उस विलयन के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक को पृथक करने के लिए किया जाता है। उसी को हम कहते हैं परासरण दाब, ऑटोमेटिक का प्रेशर। समझ में आया। एक बार फिर से टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आपका। देखिए, परासरण दाब वह दाब होता है जो ऊर्ध्वाधर दिशा के साम्यावस्था में विलयन पर वह स्थैतिक दाब होता है जो उस विलयन पर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक को पृथक करने के लिए किया जाता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं, राइट। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलें। ओके, थैंक यू बच्चों। अगला टॉपिक है परासरण दाब के नियम, राइट। अगला नियम है परासरण दाब के नियम। कहने का अर्थ ये हुआ लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अगला टॉपिक आपका परासरण दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है, वांट हॉफ ने ये विभिन्न प्रकार के तनु विलयनों के लिए जो है विलय के एक दूसरे से समानता को अध्ययन किया, राइट। आवश्यक जो विलय पदार्थ होते हैं उनका तनु विलयन से क्या संपर्क रहता है, क्या फ्रेंडशिप होती है, उसको जो है अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद परासरण दाब के नियम को प्रस्तुत किया, राइट। ये परासरण के दाब के नियम क्या होते हैं, मुख्यतः पार्टों में बटे होते हैं। फर्स्ट आपका पहला बायल वांट हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम पहला आपका नियम। चलो चलते हैं। सबसे पहले ये बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा बैक चलता हूँ। आपने 11th में पढ़ा होगा एक चैप्टर आपका गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में आपने जो है बैल का नियम और चार्ल्स का नियम आपने तो पढ़ा होगा, राइट। नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा तो बायल वांट हाफ नियम जो है विलयन के लिए जो है आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, कैसे गैसीय अवस्था में क्या टॉपिक होता है आपका, इसके बारे में जानते हैं भैया। देखिए, बैल का नियम क्या होता है, बैल के नियम में स्थिर ताप पर किसी गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन, उसके
दाब के समानुपाती होता है, राइट। कहने का मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो निश्चित मात्रा के आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन के समानुपाती होता है, बायल्स का नियम होता है, राइट। इसी प्रकार चार्ल्स का नियम होता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? स्थिर दाब पर किसी गैसों के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसी प्रकार बायल वाट ऑफ का नियम बिलियन में होता है और चार्ल्स वाट ऑफ नियम जो है बिलियन के लिए लागू होता है, राइट। क्या कैसे होता है आइए जानते हैं। इसमें टॉपिक आपका बायल वाट ऑफ नियम। अब बायल वाट ऑफ नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर, अब बिलियन के लिए है, राइट। स्थिर ताप पर किसी बिलियन का ताप क्या है? कांस्टेंट है आपका, स्थिर है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। स्थिर ताप पर किसी बिलियन का परासरण दाब उसके आयतन के या सांद्रता के समानुपाती होता है, राइट। कहने का अर्थ यह हो गया P प्रोपोर्शनल टू C आपका, राइट। स्थिर ताप क्या है भैया? यहाँ पर स्थिर है। स्थिर ताप पर जब स्थिर ताप होगा किसी बिलियन का परासरण दाब उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। या इसको हम लिख सकते हैं P = K × C, या इसको लिख सकते हैं K बराबर आपका P/C, राइट। यदि किसी विलयन की सांद्रता C हो, यदि उसका तन विलयन के आयतन 1/V हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसको हम, यदि C बराबर 1/V हो तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं P × V बराबर K, P × V बराबर K, राइट। समझ में आया? ऐसी स्थिति में शर्त ये लागू होगा, ऐसी स्थिति में प्रोसेस आपका लिखा जा सकता है बायल वाट ऑफ नियम में। समझ में आया? फिर से, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। क्लियर मतलब? आगे चले। थैंक यू। अगला परासरण दाब के नियम में अगला होता है चार्ल्स वाट ऑफ नियम, राइट बच्चों। चार्ल्स वाट ऑफ नियम, अगला टॉपिक। ये भी परासरण दाब के नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या है? जिस प्रकार गैसीय अवस्था में आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है, उसी प्रकार इसमें जो है सांद्रता स्थिर रहेगा, राइट बच्चों। बिलियन के लिए क्या स्थिति ये लागू होगी? बिलियन के लिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? स्थिर सांद्रता पर किसी बिलियन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता C स्थिर रहेगा, राइट। स्थिर सांद्रता C पर किसी बिलियन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, जिसे चार्ल्स वाट ऑफ नियम कहते हैं। कहने का मतलब P प्रोपोर्शनल टू T, राइट। क्या स्थिर रहेगा यहाँ पर? स्थिर सांद्रता, आपकी स्थिर सांद्रता C, राइट बच्चों। समझ में आया? आपकी स्थिर सांद्रता C होगा आपका P प्रोपोर्शनल टू आपका T, और इसको हम लिख क्या सकते हैं? P बराबर K × T या K बराबर P/T, राइट। ये बिलियन के लिए चार्ल्स वाट ऑफ नियम होता है। बिलियन के लिए चार्ल्स वाट ऑफ नियम होता है। दैनिक जीवन में इसका कोई भी न्यूमेरिकल या सवाल तो है नहीं बच्चों आपका, लेकिन जानकारी के लिए बिलियन टॉपिक में ये दिया गया परासरण दाब के नियम होता है, बायल वाट ऑफ नियम और चार्ल्स वाट ऑफ नियम। बायल वाट ऑफ नियम में मैंने आपको बता ही दिया, स्थिर ताप पर किसी बिलियन का परासरण दाब उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है, राइट बच्चों। उसी प्रकार आपका चार्ल्स वाट ऑफ नियम में स्थिर सांद्रता पर किसी बिलियन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। समझ में आया बच्चों? थैंक यू।
आगे चलें तो इसको हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू T स्थिर सांद्रता C या P बराबर K इंटू T आपका, या P अपान T बराबर K, जो कि आपका चार्ल्स वांट हाफ नियम का समीकरण होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? आगे चलें। अगला टॉपिक है आपका वांट हाफ की विलयन समीकरण। अगला टॉपिक आपका वांट हाफ विलयन समीकरण। अगला टॉपिक वांट हाफ विलयन समीकरण, उसी के अंतर्गत ये भी आता है वांट हाफ विलयन समीकरण। अब वांट हाफ विलयन समीकरण क्या होता है, शाब्दिक भाषा में समझ लो। बायल्स के नियमानुसार पहले लिख देंगे, बायल के नियमानुसार। यहाँ क्या लिखा जाएगा बच्चों आपका, बायल वांट हाफ के नियमानुसार राइट क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू आपका C राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, समझ पा रहे हैं। इसके बाद आ जाओ नीचे, फिर चार्ल्स वांट समीकरण के नियमानुसार, चार्ल्स वांट हाफ समीकरण के नियमानुसार, इनके नियमानुसार क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू T समीकरण 2। फिर नीचे हल कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो दोनों में P है, तो ऐसी स्थिति में P प्रोपोर्शनल टू C इंटू आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। या फिर इसको लिखा जा सकता है PCST आपका लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर CS इंटू आपका T, जहाँ S विलयन स्थिरांक है, जहाँ S आपका क्या है, विलयन स्थिरांक है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? फिर आगे रिविजन कर देता हूँ। इसको देखो, PST आया, या इसको अगर हम दूसरे हिसाब से लिखें, दूसरे बुक के अनुसार, तो इसको लिखा जा सकता है PST को जो है P इजिकल टू आपका C को हम सांद्रता 1/v लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी विलय के मोलों की संख्या, तो कहने का मतलब P बराबर N/v इंटू आपका RT राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर हम C को हटा दें तो N/v मोलर सांद्रता आपका हो जाएगा इंटू RT। देखो R इजिकल टू यहाँ पर यस, कई प्रकाशन की बुकों में यस रखा गया है और कई बुकों में आपका R रखा गया, तो ये होता है विलयन स्थिरांक राइट बच्चों, समझ पा ना। या इसको लिखा जा सकता है PV बराबर NRT राइट। ये आपका 1 2, इसको हमने मान लिया क्या, 3 मान लिया राइट, इसको हमने 4 मान लिया। तो समीकरण 4 जो होता है, समीकरण 4 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 4 वांट हाफ विलयन समीकरण कहलाता है। वांट हाफ विलयन समीकरण कहलाता है राइट। यदि इसमें विलय का मोल n बराबर W/m हो, तो ऐसी स्थिति में इसको लिखा जा सकता है PV बराबर W/m इंटू आपका RT राइट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी पर हम आधारित जो है विभिन्न प्रकार के जो है अंकिक सवाल का प्रयोग करते हैं, जिससे हम किसी भी विलय का द्रव्यमान या विलय का अणुभार या परासरण दाब या उसका आयतन हम जो है, या आपका विलयन स्थिरांक या टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं, जिसे आपका वांट हाफ विलयन समीकरण कहलाता है। क्लियर, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चलो रिविजन कर दें फिर। अगला टॉपिक बच्चों वांट
हाफ विलयन समीकरण की सीमाएं लिमिट बच्चों, ठीक है ना। आ जाओ, 1.5 बिलियन समीकरण की सीमाएं क्या होती है, अगला टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों को, बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में। 1.5 बिलियन समीकरण की सीमाएं क्या होती है, 1 या 2 नंबर में आता है बच्चों, राइट। तो देखो इसके बारे में क्या है, आपको छोटा छोटा पार्ट हम बताते हैं, अपने दिमाग में ऐड कर लो, 1-2 बार लिख के याद कर लीजिएगा सुनने के बाद, ठीक है ना। पहले सुनिएगा, सुनने के बाद 2-3 बार लिख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए टॉपिक क्या है, समय बर्बाद नहीं करते बच्चों। 1.5 बिलियन समीकरण की सीमाएं। पहला टॉपिक, 1.5 बिलियन समीकरण केवल आवासशील विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है, राइट। 1.5 बिलियन समीकरण जो है केवल आवासशील विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है, राइट। पहला टॉपिक हुआ। फिर से 1.5 बिलियन समीकरण केवल आवासशील विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है। क्लियर मैटर, पहला टॉपिक खत्म, समझ में आया बच्चों, थैंक यू। अगला दूसरा, 1.5 बिलियन समीकरण केवल तन विलयन पर ही लागू होता है। 1.5 बिलियन समीकरण जो है केवल तन विलयन पर ही लागू होता है, यह सांद्र विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है। अगर आपने जो भी आवासशील विलेय पदार्थों का सॉल्यूशन लिया, वो कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक आपका 1.5 बिलियन समीकरण जो होता है वो केवल तन विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, राइट। समझ में आया, आगे चले, दूसरा टॉपिक खत्म, तीसरा आ जाओ। तीसरा क्या होता है, 1.5 बिलियन समीकरण, 1.5 बिलियन समीकरण में जो विलेय पदार्थ विलायक में वियोजित हो जाते हैं, जो विलेय पदार्थ वियोजित हो जाते हैं, उन पर 1.5 बिलियन समीकरण लागू नहीं होता, क्योंकि उनमें वियोजन के समय उनके कणों की संख्या बढ़ जाती है। कि वियोजन के समय कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब 1.5 बिलियन समीकरण जो सीमाएं होती हैं वो आपका विलेय पदार्थ आपका विलायक में वियोजन होता है तो उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वियोजन के फलस्वरूप उनमें कणों की संख्या बढ़ जाती है। और अगर कणों की संख्या बढ़ गई तो हम उससे पीवी बराबर एनआरटी से पराशरण दाब की गणना या और भी नहीं किया जा सकता है। समझ में, राइट। ये तीसरा हो गया। चौथा टॉपिक आपका, चौथा क्या है, 1.5 बिलियन समीकरण वाष्पशील पदार्थों पर लागू नहीं किया जा सकता। 1.5 बिलियन समीकरण आपका 1.5 बिलियन समीकरण वाष्पशील पदार्थों पर लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात जो वाष्पशील पदार्थ होंगे उन पर ये आपका विचलन, ये समीकरण जो है बिलियन समीकरण आपका 1.5 बिलियन समीकरण जो होता है वो उससे क्या होता है, विचलन प्रदर्शित करता है। समझ में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चारों टॉपिक फिर से बच्चों, ठीक है ना, 4 टॉपिक ही आप लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। पहला टॉपिक फिर से ध्यान से, 1.5 बिलियन समीकरण केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है। पहला टॉपिक क्लियर, आगे चले, आ जाओ। दूसरा टॉपिक, 1.5 बिलियन समीकरण केवल तन विलयन पर लागू होता है या सांद्र विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है। जो आपने विलयन लिया वो कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, अगर कंसंट्रेशन है तो उससे विचलन प्रदर्शित करता, तब ये समीकरण वहां पर लागू नहीं होता है, राइट। हो गया दूसरा। तीसरा आ जाओ, 1.5 बिलियन समीकरण में जो आपका विलेय पदार्थ विलायक में वियोजित हो जाता है, अर्थात आयन में टूट जाता है, उन पर 1.5 बिलियन समीकरण लागू नहीं होता, क्योंकि उनमें वियोजन के फलस्वरूप कणों की संख्या बढ़ जाती है, पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, अत्यधिक हो जाता है, राइट। जिसे पी बराबर एनआरटी लागू नहीं होता है। अगला चौथा, 1.5 बिलियन समीकरण वाष्पशील पदार्थों पर लागू नहीं होता है। 1.5 बिलियन समीकरण वाष्पशील पदार्थों पर लागू नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों, थैंक यू। ये वही टॉपिक आपका बच्चों।
आ जाइए बच्चों, अगला टॉपिक आपका समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन अगला टॉपिक है, समपरासारी विलयन। राइट बच्चों, अगला क्या है, समपरासारी विलयन। ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, जिन दो अलग अलग विलयनों का समान ताप पर परासरण दाब समान होता है। ठीक है, जिन दो विलयनों का समान ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान ताप पर यदि परासरण दाब समान होता है तो उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। समझ में आया? फिर से, जिन दो विलयनों का, आपको क्या करना है, जिस समान ताप पर, या समान ताप आपका रहेगा, समान ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब यदि समान होता है तो उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। कब कहेंगे? टेम्परेचर जब आपका समान होगा और दो विलयन का परासरण दाब समान होना चाहिए। राइट, कहने का मतलब समान ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब यदि समान होता है तो उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपका T1 बराबर T2। राइट, जैसे दो विलयन है तो उनका टेम्परेचर T1 है, T2, तो पहला T1 बराबर T2 और दाब भी आपका क्या रहेगा, P1 बराबर आपका P2। राइट, और ऐसी स्थिति में जब दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं को पृथक किया जाता है तो उनमें परासरण दाब आपका नहीं होता है, परासरण नहीं होता है। राइट, समझ पाओ ना? कहने का मतलब दो विलयन आपका है और दो विलयन का समान ताप हो और समान परासरण दाब हो तो ऐसी स्थिति में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का आर पार जाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। राइट, समझ पा रहे? तो ऐसी स्थिति में आपका यदि सांद्रता C1 बराबर आपका क्या हो, C, यदि मोलर सांद्रता C1 बराबर C2 हो आपका, राइट, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपका हो सकता भैया N1 अपान आपका V1 बराबर N2 अपान आपका V2। राइट, ये कब संभव है? ऐसी स्थिति में C बराबर आपका N अपान क्या होता है, V, मोलर सांद्रता बराबर आपका विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। समझ में आए? क्लियर मैटर? अब यह इसको हम लिख सकते हैं, फिर विलय के मोलों की संख्या बराबर आपका क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं W1 अपान आपका M1 इंटू आपका V1 बराबर आपका W2 अपान आपका M2 इंटू आपका V2। ऐसा कब होगा? जब आपका ये विलय बराबर आपका W अपान क्या होगा, M होगा। ये दो समपरासारी विलयनों के लिए होता है, समपरासारी विलयन के लिए, यानी दो विलयन आपका होगा C1 C2 होगा तो ऐसी स्थिति में ये आपका नियम जो है लागू होता है। समझ पाओ बच्चों? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू बच्चों। जो भी आपको त्रुटि लगे, समस्या हो, प्लीज़ बच्चों जो है कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ बच्चों शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। राइट, क्योंकि अब वीडियो हम जारी कर दिए हैं, अब डेली वीडियो को बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।